अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4, नया एक चैप्टर है, चैप्टर 4 स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसियस स्टेट, उसका लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट तरीन जो है थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो है डिलीवर कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, और 3 चैप्टर हैं स्टेट ऑफ मैटर के। ये पहला है जिसका नाम है गैसियस स्टेट। अच्छा, इसके भी 1-2 लेक्चर हो सकते हैं। मैं आपको चुन चुन के थ्योरी के वो क्वेश्चन जो है डिलीवर कर रहा हूँ जो अहम तरीन है, या तो सेक्शन बी के लिए या सी के लिए, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ये लेक्चर के तौर पे भी लीजिएगा और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक होने जा रहा है वो सेक्शन बी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सी के लिए भी, दोनों सेक्शंस में आ सकता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने स्किप कर दिया। मैं अपने एक अंदाज से पढ़ाता हूँ, इसलिए वो चैप्टर 3 जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, जब उसका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह उसका भी लेक्चर होगा। बड़ी मशहूर एक थ्योरी है, ये आप लोगों ने कभी पढ़ी हो शायद, काइनेटिक थ्योरी, KMT के नाम से ये मशहूर है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसियस की। ये सेक्शन बी और सी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। थोड़ा इसका प्रीव्यू देख लें और इसके पोस्टुलेट्स ये हमें पढ़ने हैं। काइनेटिक फिज़िक्स में आप पढ़ चुके हैं, काइनेटिक हरकत के लिए, मोशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बारे में है। थ्योरी ऐसी चीज़ होती है जिसमें पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स होते हैं, लॉ नहीं है ये, सही है। इसकी डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन आप पढ़ लें, आते इसके पोस्टुलेट्स हैं, आपको पोस्टुलेट्स पे फोकस करना है। एक ऐसी थ्योरी जो पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट और उनके बिहेवियर के बारे में बयान करे और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताए, उसको कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एब्रीविएशन में KMT। अच्छा, ये नॉलेज के लिए है कि बर्नौली ने ये तकरीबन आज से 300 साल पहले ये थ्योरी दी थी, अभी तक बहुत वैलिड है। और फिर मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने इसको एक्सटेंड किया था, इम्प्रूव किया था। इसके पोस्टुलेट्स हैं। अच्छा, ये मत समझिएगा ये टॉपिक सिर्फ रटने वाला है, थोड़ा समझने का भी टॉपिक है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, पोस्टुलेट्स में ये ज़रूरी नहीं है कि तरतीब में हो पोस्टुलेट, लेकिन बेहतर होगा कि जो पहला पोस्टुलेट है वो शुरू में रहे। अच्छा, इम्तिहान में अगर सवाल आएगा मेन पोस्टुलेट्स, तो ये सारे मेन पोस्टुलेट्स ही हैं, इसमें आप कम नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी बताता जा रहा हूँ। कंपोजिशन, गैसेस जो होती हैं वो पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती हैं। अब इसमें कुछ समझने की चीज़ें, मोनो एटॉमिक, एक एटम वाला 1, डाई एटॉमिक 2 एटम वाला 2, या पॉली कई, ज़्यादा, बहुत, मैनी। अब अगर आप एग्ज़ाम्पल्स देख रहे हो तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, आमतौर पे ये नोबल गैसेस जो हैं ये मोनो एटॉमिक हालत में पाई जाती हैं। मोनो एटॉमिक यानी एटमों से ही मिलकर वो गैस बन गई। और सबसे ज़्यादा जो आपने देखी होंगी वो डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैसेस देखी होंगी, जिसमें 2 एटमों से मिलकर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जैसे H2 मशहूर है हमारा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। ये डायटॉमिक में सबसे मशहूर 4 गैसें हैं। और पॉली एटॉमिक तो बेतहाशा हैं, लंबी लिस्ट है, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। इस पोस्टुलेट का खुलासा ये हुआ कि गैसेस जो हैं वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलों पर मुश्तमिल हैं और इसके बगैर कोई गैस नहीं बन सकती।
आगे वॉल्यूम। गैस जो होती है इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड। यानी अगर गैस की आप कंपोजिशन के बाद ये देखें गैस की अरेंजमेंट कैसे है, गैस अपने कंटेनर या वेसल में होती कैसे है, रहती कैसे है, तो आप नोट करेंगे कि वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बना दूँ कि ये गैस का एक कंटेनर है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो दूर दूर होंगे। यानी कंटेनर के मुकाबले में, होल वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल होंगे। नेग्लिजिबल का मतलब, एक मिसाल दूं आपको कि जैसे बैलून है, गुब्बारा है, कितना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, तो कितने बारीक बारीक हुए कि इतने से बैलून में आ गए। तो क्या मतलब हुआ, एक कंप्लीट वॉल्यूम के मुकाबले में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल या उसका साइज़ नेग्लिजिबल होता है। तो ये देखें, ये पॉइंट आ गया वॉल्यूम का। गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर ऑक्यूपाइंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम। यानी कि ये एक नुक्ते की हैसियत है, यानी कि समझे कि अगर पूरा आपका बैलून है तो उसमें ये एक नुक्ते की हैसियत में उसका मॉलिक्यूल होगा। मुख्तसर ये कि नेग्लिजिबल होता है गैस का साइज़ के मुकाबले में मॉलिक्यूल का साइज़। अच्छा, हमने जैसे बताया शुरू में कि ये काइनेटिक थ्योरी है। अब यहाँ से ऐसे आपके पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें उसकी हरकत का, शुरू के 2 पॉइंट्स में ये पता चला कि गैस की कंपोजिशन और गैस के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम या साइज़ या डायमेंशन है वो कैसी है। अब इनकी हरकत में बात होगी। स्ट्रेट लाइन मोशन, जब तक मॉलिक्यूल्स टकराएंगे नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल स्ट्रेट चल के यहाँ जाके टकरा जाए, ये यहाँ जाके टकरा जाए, ये वाला यहाँ टकरा जाए, ये वाला ऊपर जाके टकरा जाए, ये कहलाता है स्ट्रेट रैंडम मोशन, स्ट्रेट लाइन रैंडम मोशन। आप गौर करिए, मैंने सारे एरो सीधे दिखाए हैं, यानी स्ट्रेट लाइन दिखाएं। रैंडम का मतलब है कि इंसानों की तरह या किसी की अकल शऊर वाले की तरह ये नहीं कि इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। रैंडम चलते रहेंगे, लेकिन जब तक चलते रहेंगे स्ट्रेट चलेंगे। जिगजैग या घूम घूम के सर्कुलर या ऑसिलेटरी ऐसे मोशन नहीं होगा, इनका स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये नहीं तय है कि राइट पे जाना है कि लेफ़्ट पे जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अपने कंटेनर में रैंडम रहेंगे मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में। टकराने के बाद वक्ती तौर पे ये ऑसिलेट भी कर सकते हैं, सर्कुलेट भी, क्योंकि टक्कर हो गई तो थोड़ा सा चकरा जाएं, टक्कर हो गई तो थोड़ा सा ऑसिलेट वाइब्रेट कर जाएं, लेकिन इन जनरल वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो ये पॉइंट नोट कर लें। गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूस, मुसलसल, रुक नहीं सकते। मैं रुक भी रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, ये चलते ही रहेंगे, हरकत में ही रहेंगे। रैंडम, बेतरतीब, ट्रैवलिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनटिल दे कोलाइड विद ईच अदर, क्योंकि जब बेतुके तरीके से चलेंगे तो आपस में भी टकरा सकते हैं। जैसे देखें, ये आपस में टकरा गए, वरना वॉल्स के साथ, ये रेड लाइन का बॉक्स जो है इनका कंटेनर है, तो वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ टकरा गए। और ये जो था रैंडम यानी बेतरतीब, इर्रेगुलर, यानी टकराने में इनकी तरतीब और एक उसूल नहीं है कि सीधे जाएं मुड़ जाएं कि कोई टक्कर ना हो जाए, ऐसा नहीं होता। द एवरेज डिस्टेंस, ये एमसीक्यूज़ के लिए आ गया, क्योंकि किसी 2 मॉलिक्यूल का फासला कम हो सकता है, किसी 2 मॉलिक्यूल का ज़्यादा हो सकता है। दीवार से एक मॉलिक्यूल करीब हो सकता है, एक दूर हो सकता है। तो इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं, उस रास्ते को जहाँ पे मॉलिक्यूल टकराते हैं। यानी ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये मीन फ्री पाथ है। मीन का मतलब एवरेज यानी औसत, फ्री यानी आज़ाद, पाथ यानी रास्ता। आज़ाद का मतलब है क्या, हमारी तरह सड़कों पे रुकावट है, कोई सिग्नल है, कोई दीवार या लोग बीच में आ गए, नहीं। जितनी उनके पास जगह है वो सारी उनकी आज़ाद है, उसमें वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए एवरेज, एवरेज इसलिए कहीं कम फासला है, कहीं ज़्यादा। तो देखिए, मैं समझा भी रहा हूँ, वरना एक बच्चा का इसमें ना कोई मैथ से ना कुछ है, रट लो, समझेंगे तो अच्छा याद हो जाएगा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कहते हैं लचक को। फिज़िक्स भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन का एक टॉपिक भी मैंने आपको बयान किया है
डायनामिक्स के चैप्टर में। इलास्टिसिटी होती है कि जिसमें लॉसेस ना हो एनर्जी के और मोमेंटम के, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाए या वॉल्स ऑफ कंटेनर से वेसल से टकरा जाए तो उसमें उसकी एनर्जी या उन मॉलिक्यूल्स की और सिस्टम की एनर्जी और मोमेंटम ना लॉस हो ना गेन हो, यानी उस पर अफेक्ट ना आए। द इम्पैक्ट असर विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज़ परफेक्टली इलास्टिक, नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में ही मोमेंटम आ जाता है तो आप अलग से लिख भी सकते हैं कि एनर्जी के साथ मोमेंटम भी, क्योंकि जो चीज़ चलती है वो एनर्जी रखती है, जो चीज़ चलती है वो मोमेंटम रखती है, फिज़िक्स। प्रेशर, छोटे छोटे पॉइंट से याद कर लीजिएगा, 7th आखिरी होगा इंशाल्लाह। प्रेशर, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो उसको साइंस की ज़बान में कहते हैं प्रेशर लगाना, यानी मैंने अपने इस हाथ को इस हाथ पे कोलाइड किया तो ये प्रेशर इसने एक्सर्ट किया, दबाव डाला। तो मॉलिक्यूल भी जब एक दूसरे मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड करता है या मॉलिक्यूल किसी अपने कंटेनर वेसल की वॉल के साथ कोलाइड करता है तो एक्चुअली वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। इसलिए जो गैस प्रेशर होता है वो दरअसल मॉलिक्यूल्स के कोलिजन का रिज़ल्ट होता है। जैसे टायर ट्यूब हो गाड़ी की, बाइक की, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो दरअसल उसके मॉलिक्यूल्स के कोलिजन का अफेक्ट है। पढ़ लें तो गैस एक्सर्ट्स लगाना दबाना, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कोलिजन कहते हैं तसादुम को या टकराने को। फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट एक्ट करने का मतलब इनके दरमियान में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करती। इस जुमले का मतलब क्या हुआ? जैसे एक इंसान या कोई और इस तरह की मखलूक इसलिए दूसरे की तरफ चले जाए कि उसको अट्रैक्शन मिल रही है, या किसी से छुप जाए कि उससे रिपल्शन या उससे नफ़रत कर रही है। मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल्स जो टकरा गए वो अपनी एनर्जी की वजह से, अपने मोमेंटम की वजह से और अपने रैंडम मोशन की वजह से टकरा गए, किसी ख्वाहिश में या किसी अट्रैक्शन में नहीं टकराए हैं। ये पॉइंट यही है कि आइडियल गैस, अच्छा ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आएगा कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है। देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई दोस्ती और दुश्मनी का काम नहीं है, अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, वो अपने मोशन की वजह से कोलिजन करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है क्वाइट इंडिपेंडेंटली, यानी वो आज़ाद हैं, यानी उनके एक दूसरे पे असर उस तरह नहीं है जैसे किसी और मखलूक का होता है। अच्छा, आखिरी पोस्टुलेट जो है इसका मैथमेटिकल है, गौर से देखिएगा। मैथमेटिकल पोस्टुलेट, काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एवरेज इसलिए कि कोई मॉलिक्यूल आहिस्ता चल रहा होता है, कोई तेज़ चल रहा होता है। जब कोई किसी को कोलाइड करेगा मॉलिक्यूल तो अगला तेज़ हो जाएगा, जो कोलाइड करेगा वो आहिस्ता हो जाएगा। इस तरह एवरेज बनेगी, इसलिए इसको हम एक्चुअल नहीं बोल सकते। ये फिज़िक्स में भी है, सेकंड ईयर में भी, इसको सही से इस पॉइंट को देखिएगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसलिए देखें वी के ऊपर बार लगा हुआ है। वी के ऊपर बार का मतलब हो गया कि ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि जब वेलोसिटी एवरेज होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज हो जाएगी, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज है। एक्चुअल हम कभी भी ना वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की निकाल सकते हैं, चाहे आप PhD तक पढ़ लें, ना एक्चुअल वेलोसिटी ना उनकी एक्चुअल एनर्जी। रीज़न क्योंकि वो कम ज़्यादा डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ और डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ हरकत में होते हैं, और रीज़न बता दी कोलिजन की वजह से। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ये बहुत ध्यान से देख लें। गैस की स्टडी हमेशा एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल में होती है। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे सेंटीग्रेड स्केल एक होता है, जैसे अब केल्विन में आपको जाना है तो केल्विन के लिए तरीका होता है, सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर देंगे आप तो केल्विन बन जाएगा। ये एक मैंने न्यूमेरिकल का भी टच दे दिया MCQs का, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जितना आप गैस का बढ़ाते जाएंगे, यानी जितना गर्म करते जाएंगे, हीट करता जाएंगे, हॉट गैस होगी, उतनी उसकी वेलोसिटी एवरेज बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट था ये समझने का कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस डायरेक्टली विद द टेम्परेचर एब्सोल्यूट, दैट इज़ केल्विन स्केल, केल्विन टेम्परेचर।
तो ये पोस्टुलेट आसान है। अच्छा, इसमें शुरू के 2 पोस्टुलेट को आप आगे पीछे मत कीजिएगा, बाकी कोई पोस्टुलेट भी आप शफल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई तरतीब का मसला नहीं है। शुरू के 2 इसलिए बोल रहा हूँ कि टीचर पे आपका इंप्रेशन अच्छा जाए, क्योंकि वो 2 ये बुनियादी पोस्टुलेट हैं कि गैस क्या चीज़ से बनी है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनका साइज़ वाइज, आगे के उनका बिहेवियर के बारे में है, तो बिहेवियर आगे पीछे हो सकता है। सही, अच्छा चले मत जाइएगा भाई। पोस्टुलेट के बाद अब एक डेरिवेशन आ रही है, वो डेरिवेशन इसके साथ मिलकर आ गई तो सेक्शन सी में होगा। अगर वो डेरिवेशन और या ये अलग अलग आया तो सेक्शन बी में होगा। आज की क्लास मल्टीपर्पज़ है कि सेक्शन बी भी और सी भी दोनों में ये हमारा काम आ सकता है। तो अब मैथमेटिकल टॉपिक है लेकिन आसान है, थोड़ी सी देर लग सकती है। अच्छा, ये एक बोनस चीज़ है, नई बुक में डाला गया है, आप देख लें। अच्छा, ये पोस्टुलेट्स के साथ नहीं लिखेंगे, अगर पूछेगा तब लिखेंगे। इसको काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लॉसियस एक मैथमेटिशियन था, इसने फिज़िक्स में भी काम किया हुआ है और केमिस्ट्री में भी। इसने जो काइनेटिक थ्योरी ऊपर हमने पढ़ी, उसकी बुनियाद पर एक इक्वेशन ड्राइव किया, लेकिन इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ ये याद करनी है और इसके सिंबल्स के P प्रेशर, V वॉल्यूम, 1/3 कांस्टेंट, M मास ऑफ मॉलिक्यूल, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और C स्पीड या स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। V लिख सकते हैं लेकिन इसने अपने निशान में C इस्तेमाल किया है। जो भी हमने पीछे V बार लिखा था ना, क्लॉसियस ने अपनी इक्वेशन में C, तो हम बाउंड हैं कि उसने जो सिंबल दिया हम चेंज ना करें। तो ये इक्वेशन कहलाती है क्लॉसियस इक्वेशन या काइनेटिक इक्वेशन। तो ये सिर्फ पूछने पे लिखिएगा, ये पोस्टुलेट्स का हिस्सा नहीं है, ख्याल रखिएगा। अब आ रही है वो डेरिवेशन जिसका मैं जिक्र किया था। 10 मिनट आपके मैक्सिमम और लूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपका ये लेक्चर बहुत कीमती है। लेक्चर आप सोचते होंगे कि सर जवाद लंबे लंबे लेते हैं, टाइम ख़राब करते हैं, लेकिन ये नोट्स भी बना सकते हैं आप इसको देख देख कर। ये प्योर लेक्चर के साथ नोट्स और प्रिपरेशन है, तो टाइम तो लगेगा ना भाई। आइडियल गैस इक्वेशन, इसका सवाल आता है कि ड्राइव आइडियल गैस इक्वेशन, इसी को जर्नल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। जर्नल गैस इक्वेशन भी इसी का नाम है और इसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। 3 नाम से ये चल रहा है, किसी नाम से भी आएगा तो आप ये सवाल अटैम्प्ट कर लीजिएगा। सबसे मशहूर जो है वो दरमियान में लिखा हुआ है, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये आइडियल गैस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल्स में भी और कैलकुलेशंस में भी। अच्छा, अब ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक चीज़ होती है स्टेट वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो स्टेट हालत को बयान करते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, ये स्टेट जो ये हालत वाला स्टेट है, रियासत वाला, मुल्क वाला नहीं है। हालत कि गैस का प्रेशर, यानी इस वक्त इसकी प्रेशर की क्या हालत, वैल्यू या रीडिंग है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं कि ये चेंज हो सकते हैं। यानी अभी इस वक्त कुछ प्रेशर है इस कमरे में, थोड़ी देर बाद कुछ और हो, सुबह कुछ और हो, रात को कुछ और हो, सर्दियों में कुछ और हो, गर्मियों में कुछ और हो, हाइट ऊपर नीचे, मैं ऊपर कहीं चला जाऊँ, गहराई में कहीं चला जाऊँ मैदान में, तो ये चीज़ें बदलती हैं। इसलिए इनको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। इसी वजह से इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्यों हम एक ऐसे फॉर्मूले तक पहुँचेंगे जिसमें आपको ये चारों वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। तो ये तो इसका प्रीव्यू है कि जब 4 वेरिएबल ये चारों यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं एक ही फार्मूले में, तो उसको आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल गैस लॉ, इसको लॉ भी कहते हैं क्योंकि ये एप्लीकेबल है हर आइडियल गैस के ऊपर। अच्छा, 3 लॉज हमने वो पढ़े नहीं है, लेकिन ये मैं यहाँ पे हल्का हल्का बता दूंगा आपको, क्योंकि इन तीनों को कंबाइन करके ये ड्राइव होती है। इन तीनों लॉज को कंबाइन करके ये इक्वेशन ड्राइव होती है। एक को कहते हैं बॉयज़ लॉ, एक को कहते हैं चार्ल्स लॉ और एक को कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। इनको कंबाइन करके ये इक्वेशनें आती हैं। बॉयज़ लॉ कहता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, यानी कि अगर मैं
किसी गैस पे प्रेशर कम कर दूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें जो नज़र नहीं आएगी चीज़ वो होगी कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट पे स्टडी होता है बॉयज़ लॉ, सही। चार्ल्स लॉ रिलेट करता है वॉल्यूम को और एब्सोल्यूट, अभी बता चुका हूँ गैस की स्टडी एब्सोल्यूट। ये कहता है कि जितनी गैस गर्म होगी, हॉट होगी, उतना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी कि गैस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, ये हो गया। अब इसमें प्रेशर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जो वेरिएबल नज़र नहीं आएंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। एवोगैड्रोस लॉ, अच्छा एवोगैड्रोस में ओ लिखिएगा काइंडली, काफ़ी सारे इसको एवोगैड्रोस बोलते हैं, एवोगैड्रो है ये। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि मोल जितने ज़्यादा किसी गैस के होंगे वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम्स हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल, तो डिफरेंट वॉल्यूम्स हैव डिफरेंट मोल। ये वही एवोगैड्रो है जिसने एवोगैड्रोस नंबर दिया था। इसमें हमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों नज़र नहीं आ रहा तो वो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। अब गौर करें, इन तीनों लॉज ने वॉल्यूम को रिलेट किया है सेपरेटली प्रेशर या टेम्परेचर या मोल के साथ। तो अब ये कंबाइन कर दें हम अगर इन तीनों लॉस को, तो V कॉमन हो जाएगा और T और N मल्टीप्लाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा और डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगी। फिर भी जाइएगा नहीं क्योंकि इसके नीचे इसकी अनदर फॉर्म है, तब ख़त्म होगा। टॉपिक साथ साथ लिख रहे हैं ना सवाल के साथ। सवाल है ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन बाय कंबाइनिंग गैस लॉज। अच्छा, इन तीनों को गैस लॉज कहते हैं। ये तीनों जो हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है गैस लॉज। लिखा हो ना बाय कंबाइनिंग गैस लॉज, तो परेशानी हो जाएगी ये कौन सा है, सर ने नहीं पढ़ाया। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस लॉज, क्योंकि इन तीनों ने गैस की स्टडी वॉल्यूम के लिहाज से की। समझ में आ गया? तो अब इन तीनों को कंबाइन करें और डेरिवेशन कंप्लीट। अनदर फॉर्म का क्या पर्पज़ है अभी मैं बताऊंगा, फिर जाइएगा भाई, उसके बाद 3 मिनट लगेंगे। तो ये डेरिवेशन आप लोग कॉपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज के, और इसको आप ट्राई कीजिए बोर्ड के एग्ज़ाम में। गारंटीड नोट्स इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स दिलवाने वाले। सर से पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, आप आजमा भी सकते हैं। लग रहा हो पब्लिसिटी कर रहे हैं, नहीं भाई। अब तीनों को कंबाइन करें, याद रहा V जो है कंबाइन हो गया और N और T एवोगैड्रोस लॉ का, चार्ल्स लॉ का और बॉयज़ लॉ का इन्वर्स। अब हम जानते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आता है ये हट जाता है, तो इज इक्वल टू आ गया और कांस्टेंट आ गया मशहूर ज़माना R आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। क्लियर? इसको कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये तमाम गैस लॉज को कंबाइन करके आती है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन हो, इनिशियल कंडीशन स्टेट को कहते हैं 111 यानी P1 V1 T1, और फाइनल स्टेट को कहते हैं P2 V2 T2। अगर अब ये कंबाइन हो जाए P1 V1 T1 या P2 V2 T2 तो R कांस्टेंट हो जाएगा। N को 1 मोल ले लें तो अनदर फॉर्म आ जाएगी। अनदर फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, क्योंकि इस पर गौर करें, इसके अंदर एक प्रेशर की स्टडी हो गैस की, एक वॉल्यूम की, एक टेम्परेचर की, और मोल नज़र आ रहा हूँ, यानी कि ये न्यूमेरिकल का भी बता रहा हूँ, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी होंगे। मोल अगर सवाल में गिवन हो या हमें पता हो या रिक्वायर्ड हो तो ये वैलिड फॉर्म है। लेकिन कभी ऐसा केस हो कि मोल की ज़रूरत ना हो या मोल पता ना हो तो फिर उस सूरत में वो फॉर्म 2 लगती है, P1 V1 T1 P2 V2 T2। ना उसमें R नज़र आएगा ना N मोल नज़र आएगा, तो वो उस वक्त वैलिड होगा। इसमें 1 2 3 4 अननोन्स हैं, अगर 3 नोन हो जाएं तो न्यूमेरिकल केस हो जाएगा। जैसे फर्ज है मोल पूछे तो 3 बाकी पता हैं, R तो हमें पता ही होगा ना, R की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, आज के लेक्चर में बता सकता हूँ, नहीं तो न्यूमेरिकल के साथ इंशाल्लाह बता दूंगा। R कांस्टेंट होता है, ठीक है। अनदर फॉर्म देख लीजिए और फिर छुट्टी मनाइए। तो अब ये अनदर फॉर्म आ गई जिसमें क्या हुआ, उसी PV इज़ टू NRT को एक्सटेंड किया है, उसी की अनदर फॉर्म है। अब इसमें N को 1 तस्वुर करें तो 1 लिखते नहीं है, फिर तो क्या बचा, PV इज़ टू RT। एक तरफ कर दें कांस्टेंट को तो PV अपॉन T, R कांस्टेंट अलग हो गया।
अब तसव्वुर करें कि इसमें ये मंज़र है कि P1 V1 T1 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट और दूसरा P2 V2 T2 कांस्टेंट। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी कि अगर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट तो ये आपस में एक इक्वल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी A इक्वल टू B A इक्वल टू C, तो B और C इक्वल। तो अब देखें P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 आ गया। N का मतलब तो ये कि हम रीडिंग लेते रहें गैस की कि 3 भी है 4 भी है करते ही रहें, तो वरना आपको जब न्यूमेरिकल करना होगा तो सिर्फ आप इतना इस्तेमाल करोगे, न्यूमेरिकल में इतना इस्तेमाल करोगे या किसी थ्योरी में। अच्छा, ये ड्राइव नहीं करेंगे हम अगर क्वेश्चन यूँ हो कि ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ बाय कंबाइनिंग गैस लॉस, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा जब पूछेगा तो करेंगे, यानी कि सवाल यूँ लिखा होगा कि ड्राइव P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 तो करेंगे। अगर इंग्लिश में सवाल है कि ड्राइव आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो फॉर्म 1 PV इक्वल टू NRT वाली जो है ड्राइव होके दी एंड हो जाएगा। देख रहे हैं मैं 1 मिनट ज़्यादा भी ले रहा हूँ तो उसमें कुछ बता रहा हूँ, सिर्फ कॉपी डाउन करवा दूँ या लेक्चर बनवा दूँ या छपाई, तो ये थोड़ा ही समझाने का था कि ये ऑन डिमांड क्वेश्चन है, वरना नहीं करना है। पोस्टुलेट्स के साथ अगर डेरिवेशन आएगी तो मिला के करेंगे, सेक्शन सी का सवाल हो जाएगा, वरना अलग अलग। तो इसको अनदर फॉर्म या सेकंड फॉर्म कहते हैं। आर के बारे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को न्यूमेरिकल में और अगले लेक्चर में भी बता सकता हूँ। अभी मुख्तसर बता दूँ कि आर की ये वाली वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज़ में। ये आर की वैल्यू बता दी मैंने, लेकिन ये कैलकुलेट होकर आती है, आप अभी फ़िलहाल याद कर लें 0.0821 एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट, DM क्यूब वॉल्यूम का यूनिट, और N और T अपॉन में आ गया तो N मोल और T टेम्परेचर। यानी इंटरेस्टिंग बात हो गई PV/NT, देखें PV/NT, PV/NT। कुछ समझ में आई कहानी प्यारे बच्चों? R इक्वल टू PV/NT, देखें इसके यूनिट अलग अलग, यूनिट याद ना भी करें तो मैंने सिखा दिया कि कैसे करते हैं। तो होप आज का लेक्चर आपको फ़ायदेमंद लगा होगा, समझ में आया होगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के साथ इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।